नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th सब्जेक्ट अकाउंट्स, टॉपिक फाइनल अकाउंट। अब तक आपने जितना भी पढ़ा, जितनी भी जानकारी आपको मिली, आपने जर्नल सीखा, जर्नल के बाद लेज़र बनाना सीखा और लेज़र के बाद अगला स्टेप है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से जो अगला स्टेप आता है वो आता है फाइनल अकाउंट। तो आज हम सीखेंगे फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट अंतिम खाते, जो वर्ष की जो भी हमारा वित्तीय वर्ष होता है उसकी अंतिम तिथि को ही बनाए जाते हैं। फाइनल अकाउंट एक ऐसा खाता है जिसमें सिर्फ एक खाता ही नहीं आता और भी कई खाते आते हैं जिनके समावेश यानी कि जिनके मिलने से कुल मिलाकर फाइनल अकाउंट बनता है। आपने ये तो देखा होगा कि कोई भी व्यापारी जब अपना लेखे करता है तो वो एक किसी भी नियुक्त वर्ष के आधार पर करता है, अपनी पूरी वार्षिक लेखों को रखता है। तो वो वार्षिक लेखे वो 2 वर्षों के आधार पर रख सकता है, या तो कैलेंडर ईयर के आधार पर जनवरी से दिसंबर तक, या फिर फाइनेंशियल ईयर के आधार पर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो जो फाइनल अकाउंट बनता है वो वार्षिक तिथि अंतिम तिथि पर यानी कि 31 मार्च को ही बनता है। इस खाते को बनाने के लिए यह खाता व्यापार में होने वाले सभी प्रकार की गतिविधियों को दर्शाता है और व्यापार की पूर्ण आर्थिक स्थिति का लेखा दिखाता है। यानी कि व्यापार की पूरी आर्थिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम वर्ष की अंतिम तिथि में अंतिम खाते बनाते हैं। इस प्रकार के खाते में हम 4 प्रकार के खाते बनाते हैं। पहला खाता बनाते हैं निर्माण खाता, इसके बाद दूसरा बनाया जाता है व्यापार खाता, अगला होता है लाभ हानि खाता, और उसके बाद अंत में बनता है आर्थिक चिट्ठा। निर्माण खाता मतलब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट व्यापार खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाभ हानि खाता, और बैलेंस शीट आर्थिक चिट्ठा। इन सब के समावेश से यानी कि इन सबको पूर्ण करने के बाद ही जो अंतिम में हम इसे कहते हैं अंतिम खाते। जब ये खाते पूर्ण रूप से तैयार हो जाते हैं तो ये कुल मिलाकर बनते हैं अंतिम खाते। सबसे पहले इसमें नाम आता है निर्माण खाता। निर्माण खाता विशेष तौर पर उत्पादक वर्ग के द्वारा बनाया जाता है। जो व्यक्ति उत्पादन का काम करता है यानी कि वस्तु के निर्माण का कार्य करता है, वह अपने माल की लागत, कुल लागत ज्ञात करने के उद्देश्य से इस प्रकार का खाता बनाता है। जो भी माल को बनाने में लागत आती है, जो भी माल को बनाने में उसे एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, वो सब इस खाते के अंतर्गत लिखे जाते हैं। निर्माण खाते के अंतर्गत माल के क्रय और निर्माण से संबंधित सभी प्रकार के व्यय लिखे जाते हैं। जैसे कि निर्माण खाते को अगर हम निर्माण खाता पहले तैयार करें तो निर्माण खाते में कोई भी खाता यदि हम बनाते हैं तो उसके 2 पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। कोई भी खाता बनाने के लिए आपको यही कॉलम बनाने होंगे, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट पक्ष, पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट पक्ष। जो भी हम इसमें लेखा करेंगे इस बात का विशेष ध्यान करेंगे कि जो लेखा डेबिट पक्ष में होगा उसको टो से संबोधित किया जाएगा और जो लेखा क्रेडिट पक्ष में उसका उसको बाई से संबोधित किया जाएगा। ये हमारा डेबिट पक्ष है, इसमें सभी प्रकार के व्ययों को दिखाना है, खर्चे, और ये हमारा क्रेडिट पक्ष है, इसमें सभी प्रकार की इनकम्स को दिखाना है। निर्माण खाते के अंतर्गत जब हम निर्माण खाता तैयार करते हैं तो निर्माण खाते में जो भी
माल के बनाने के संबंध में लिखे हैं जो भी खर्चे हैं। किस प्रकार के खर्चे? जैसे पिछला कोई माल बचा हुआ है तो ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा वो, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक दो तरह का हो सकता है, रॉ मटेरियल्स कच्चा माल, और दूसरा आता है वर्क इन प्रोग्रेस अर्धनिर्मित माल। कच्चा माल, जो माल को तैयार करने के लिए हमने कच्चा माल खरीदा है वो, और वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि जो बन रहा है, जो भी मशीनों में जो अर्धनिर्मित है। अगर उस प्रकार का कोई ओपनिंग स्टॉक है तो हम इसमें यहाँ शो करते हैं। इसके बाद अगला आता है कच्चे माल का क्रय परचेज। अगला टॉपिक ध्यान रखेंगे, सभी प्रकार के खर्चे इसमें आएंगे। क्रय संबंधी व्यय परचेज एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, अगला आएगा फ्यूल एंड पावर, इसके बाद आता है एक्साइज ड्यूटी। परचेज पर यदि कोई है, जो परचेज की होगी वो इसी में लिखी जाएगी। अधिकार शुल्क रॉयल्टी, और फैक्ट्री से संबंधित कोई भी एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, चाहे वो बिजली का खर्चा हो कारखाने का, चाहे वो प्रकाश हो, चाहे वो मशीनों का खर्चा हो, या फिर बिल्डिंग का खर्चा हो, यानी कि फैक्ट्री का यदि कोई भी खर्चा है तो वो इसी पक्ष में लिखा जाएगा। तो ये सब एंट्रीज आती हैं हमारे डेबिट पक्ष में। इसी तरह से हमारा डेबिट पक्ष पूरा होता है। और इसके बाद अब हम आते हैं क्रेडिट पक्ष की ओर। क्रेडिट पक्ष में हम लिखते हैं लेखे अंतिम रहतिया, बाद में लिखा जाता है हमेशा। ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले लिखा जाता है, क्लोजिंग स्टॉक सबसे लास्ट में। जैसे आपने ये बात नोटिस की है, ओपनिंग स्टॉक मैंने दो प्रकार का लिखा है, रॉ मटेरियल में और वर्क इन प्रोग्रेस में। इसी प्रकार से क्लोजिंग स्टॉक भी इसी तरह से लिखना है, रॉ मटेरियल्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस में। इसके अलावा आप इसमें लिखेंगे कच्चे माल के छीजन का विक्रय यानी कि सेल। उसके बाद निर्माण खाते का शेष, बैलेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ये लेके इस प्रकार के खाते में आ जाता है। इस प्रकार के खातों को पूरा करने के लिए इसी बस ये लेके किए जाएंगे और दोनों पक्षों का योग कर दिया जाएगा। आप देखेंगे कि जो क्रेडिट पक्ष का योग होगा वो अधिक होगा, क्रेडिट पक्ष का योग अधिक होगा और डेबिट पक्ष का योग कम होगा। तो जो डेबिट पक्ष का योग कम होगा, पहले जो अधिक है वो वही योग हम इधर लिखेंगे और कम पक्ष का टोटल करके उसमें से जो बैलेंस बचेगा उसको यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। वही हमारा ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। अभी हमने देखा, ये हमने सीखा निर्माण खाता। निर्माण खाता विशेष तौर पर उत्पादक वर्ग द्वारा बनाया जाता है। इसे बनाना अनिवार्य नहीं है। प्रत्येक व्यापारी इसके स्थान पर सीधा व्यापार खाता बनाकर भी अपने खाते दिखा सकता है। चूंकि ये अनिवार्य नहीं है तो इसलिए यह बहुत कम कंपनियों द्वारा या फैक्ट्रियों द्वारा बनाया जाता है। हर कोई इस प्रकार के खाते को नहीं बनाता। इसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा व्यापार खाता। व्यापार खाता, व्यापार खाते में प्रत्येक व्यापारी अपने व्यापार को चलाने के लिए कुछ ना कुछ माल खरीदता है और फिर उसको आगे बेचता है। माल खरीदता है, बेचता है, खरीदता है, बेचता है। जब वो माल खरीदकर अपने पास लाता है तो माल के क्रय के संबंध में बहुत सारे प्रकार के उसके व्यय होते हैं, वो सब हम व्यापार खाते में दिखाते हैं। माल के क्रय से लेकर के संबंध में होने वाले खर्चे और
जब तक वो माल बिक नहीं जाता तब तक के सभी खर्चे उस व्यापार खाते में ही दिखाए जाते हैं। व्यापार खाते में यदि हमें हमारे इनकम ज़्यादा है, खर्चे कम हैं, तो हमें लाभ होता है, उसको हम सकल लाभ कहते हैं। और इसी प्रकार से यदि खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, इनकम कम होती है, तो उससे जो हानि होती है उसको सकल हानि मीन्स ग्रॉस लॉस कहते हैं। व्यापार खाते का भी प्रारूप बनाएंगे। जैसे कि अभी हमने पढ़ा सभी प्रकार की इनकम्स को क्रेडिट पक्ष में। अभी आपने निर्माण खाते के माध्यम से सीखा जो इधर का पक्ष होता है वो डेबिट पक्ष होता है और जो उधर का पक्ष होता है वो क्रेडिट पक्ष होता है। आप सभी बच्चों की पुस्तकों में, सभी की पुस्तकों में, चाहे कोई किसी भी राइटर की पुस्तक है, इनके प्रारूप आवश्यक रूप से दिए गए थे। प्रारूप को ध्यान से देखेंगे, आप इस बात को नोटिस करेंगे कि जो भी खर्चे हैं वो सभी खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पक्ष में लिखे जाते हैं और जो खर्चे माल के क्रय के संबंध में होते हैं वे सभी खर्चे प्रत्यक्ष व्यय मीन्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। वर्ष के अंत में जो माल बिकने से बच जाता है उसे क्लोजिंग स्टॉक मीन्स अंतिम रहतिया कहते हैं। अंतिम रहतिया माल का विक्रय, इस तरह के लेखे हम क्रेडिट पक्ष में करते हैं। आप अपने प्रारूप को अपनी किताब के अनुसार देख सकते हैं। और व्यापार खाते बनाने के लिए, जो व्यापार खाते बनाने से हमें लाभ होता है, सबसे बड़ा लाभ तो हमें यही होता है कि उससे हमें सकल लाभ और सकल हानि का ज्ञान होता है, क्योंकि जब तक व्यापार खाता नहीं बनाया जाता तब तक हम लाभ हानि खाता तैयार नहीं कर सकते। व्यापार खाता तैयार होने के पश्चात ही हम लाभ हानि खाता सीख सकते हैं। हमने बात नोटिस की कि व्यापार खाते के अंतर्गत माल के क्रय के संबंध में होने वाले सभी खर्चों को लिखा जाता है और माल के विक्रय तक, जब माल बिक जाता है उसके संबंध में जितने भी खर्चे होंगे वो सब व्यापार खाते में आते हैं। व्यापार खाते से अगला स्टेप आता है लाभ हानि खाता। लाभ हानि खाता, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें लाभ और हानि का ज्ञान होता है। यदि लाभ होगा तो हम उसको बोलेंगे शुद्ध लाभ और यदि हानि होगी तो उसको बोलेंगे शुद्ध हानि। व्यापार खाते में होने वाले लाभ को सकल लाभ बोलते हैं और व्यापार खाते में होने वाली हानि को सकल हानि बोलते हैं। ऐसे ही लाभ हानि खाते में होने वाले लाभ को शुद्ध लाभ और लाभ हानि खाते में होने वाली हानि को शुद्ध हानि बोला जाता है। लाभ हानि खाते के अंतर्गत जब हमारा माल का परचेज हो गया, माल को हम बेचने जा रहे हैं, तो प्रत्येक व्यापारी अधिक से अधिक ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करता है और उसको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देता है, जिसके लिए माल को बेचने के संबंध में उसे बहुत सारी तरह के खर्चे भी उठाने पड़ते हैं। तो जो खर्चे माल के विक्रय के संबंध में होते हैं वे सभी खर्चे P&L अकाउंट में लिखे जाते हैं। P&L प्रोसीजर वही है, खर्चे सभी डेबिट पक्ष में और इनकम सारी क्रेडिट पक्ष में। व्यापारी को विभिन्न रूपों में अलग अलग प्रकार से इंटरेस्ट के माध्यम से, रेंट के माध्यम से, कमीशन के माध्यम से, किसी भी रूप में उसे इनकम भी प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार की इनकम को हम क्रेडिट पक्ष में दिखाते हैं। और खर्चे तो सैलरी है, इसके अलावा बहुत सारे खर्चे हैं। इंटरेस्ट है, डिस्काउंट है, स्टेशनरी है, एडवर्टाइजिंग है, ऑडिट फीस है, लीगल एक्सपेंसेस है, इस तरह के बहुत सारे खर्चे हैं। वो सब खर्चे हम डेबिट पक्ष में ही दिखाते हैं और उनके आधार पर हम इनकम का और एक्सपेंसेस का बैलेंस निकालते हैं। यदि इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो फैक्ट है कि प्रॉफिट होगा, और यदि इनकम कम है, एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, तो ये तय है कि लॉस होगा। तो इसके लिए, लेकिन लाभ हानि खाते को बनाने के लिए सबसे पहले एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो व्यापार खाते से आपको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का जानकारी प्राप्त हुई है वो आपका लाभ हानि खाते में लिखा जाता है। लाभ हानि खाते की शुरुआत उसी के माध्यम से होती है
जब तक आप व्यापार खाता पूर्ण नहीं करेंगे, आपको सकल लाभ या सकल हानि की गणना नहीं होगी, तब तक आप लाभ हानि खाता नहीं बना सकते। तो इस प्रकार से हम लाभ हानि खाते के माध्यम से बहुत सारे इसमें लेखे आते हैं। इसका प्रारूप भी आपकी किताबों में दिया हुआ है। अब अगला टॉपिक आता है आपका आर्थिक चिट्ठा, जिसे हम तुरंत पत्र भी कहते हैं, आर्थिक चिट्ठा भी कहते हैं। ये व्यापार की आर्थिक स्थिति को ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। उसका प्रारूप भी यही होता है, लेकिन उसमें एक अंतर होता है। आर्थिक चिट्ठा यदि हम बनाते हैं बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में ये कॉलम पर्टिकुलर का नहीं होता, ये कॉलम होता है लायबिलिटीज और ये कॉलम होता है सभी प्रकार की एसेट्स। जो अमाउंट का कॉलम है पहले क्रेडिट होता है, बाद में डेबिट होता है। अब तक आपने देखा जो ट्रेडिंग अकाउंट था, जो P&L अकाउंट था, उसमें पहला कॉलम डेबिट का था, दूसरा कॉलम क्रेडिट का था। लेकिन बैलेंस शीट में उसका उल्टा होता है, पहला कॉलम क्रेडिट मीन्स लायबिलिटीज और दूसरा कॉलम एसेट्स मीन्स डेबिट पक्ष होता है। आर्थिक चिट्ठे के माध्यम से हम व्यापार की स्थिति की जानकारी लेते हैं। व्यापार में कुल कितनी संपत्तियां हैं, व्यापार की कुल कितने दायित्व हैं, व्यापार में कुल कितनी पूंजी लगी हुई है, व्यापार से कुल कितना लाभ प्राप्त हो रहा है। यदि ये सब दोनों पक्षों का योग बराबर आ जाता है, किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं पाया जाता, तो हम ये मानते हैं कि हमारे व्यापार की स्थिति ठीक है। आप देखेंगे कि इसको बनाने के लिए इसमें जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर सभी प्रकार के दायित्वों को लिखा जाता है। तो बच्चों अब हम देख रहे थे कि मैंने आपको बताया कि इसमें दायित्व पक्ष होता है, लायबिलिटी मीन्स दायित्व और एसेट्स मीन्स संपत्ति। संपत्ति कई प्रकार की होती हैं और दायित्व भी कई प्रकार के होते हैं। संपत्तियों का अगर हम वर्गीकरण करें तो सबसे पहले आती है स्थायी संपत्ति। स्थायी संपत्ति उन संपत्तियों को कहते हैं जो व्यापार में स्थिर रूप में कार्य करती हैं, यानी कि लंबे समय तक कार्य करती हैं, जिनका प्रयोग हम निरंतर करते रहते हैं व्यापार में। तो उन्हें हम नाम देते हैं स्थायी संपत्ति, जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर व्हीकल्स, टूल्स, यूज एंड टूल्स, लैंड, ये सब हमारी स्थायी संपत्तियाँ कहलाती हैं। इसके बाद अगला टॉपिक आता है चल संपत्ति। चल संपत्ति हम उन्हें कहते हैं ऐसी संपत्ति जो बिक्री के उद्देश्य से खरीदी जाती है, यानी कि माल, जिन्हें हम रुपये में परिवर्तित करते रहते हैं, जो व्यापार में आती रहती हैं और व्यापार से जाती रहती हैं, यानी कि स्थिर रूप से नहीं रहती, तो उनको नाम दिया गया है चल संपत्ति। अगला पॉइंट आता है तरल संपत्ति। तरल का मतलब रुपये के रूप में। ऐसी संपत्ति जो रुपये के रूप में होती है उसे तरल संपत्ति का नाम दिया जाता है। और तरल संपत्ति होती है आपकी रोकड़, बैंक शेष, प्राप्ति पत्र, देनदार आदि। काल्पनिक संपत्ति, कल्पना में रहने वाली, जिसका कोई निश्चित रूप नहीं है, जिसे आप स्पर्श नहीं कर सकते, वो संपत्ति जो व्यापार के लिए लाभप्रद तो है लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती, तो जैसे गुडविल, कॉपीराइट आदि। इसके बाद आता है अक्षयशील संपत्ति। ये वे संपत्तियां होती हैं जिनका मूल्य समय व्यतीत होने के साथ साथ समाप्त होता है, यानी कि जिनका हम जितना प्रयोग करते हैं वो अपनी वैल्यू, उनकी वैल्यू वहीं के वहीं नष्ट हो जाती है। तो जैसे खान से प्राप्त होने वाली कई चीज़ें, कई मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो खान से हमें प्राप्त होते हैं, वो समय समय के अनुसार समाप्त होते रहते हैं, उनकी उपयोगिता समाप्त होती रहती है। अगला आता है मूर्त संपत्ति। मूर्त मतलब मूर्ति रूप में दिखाई देना, जिसका कोई निश्चित आकार हो। ऐसी संपत्ति जिसका कोई निश्चित आकार होता है, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, उन्हें हम मूर्त संपत्ति कहते हैं, जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर आदि। और अमूर्त यानी कि जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, जो दिखाई नहीं देती, जिन्हें स्पर्श नहीं किया जा सकता, जैसे गुडविल यानी कि ख्याति और कॉपीराइट आदि। जिस तरह से हमने संपत्तियों के वर्गीकरण को समझा, ऐसे ही दायित्वों का भी वर्गीकरण होता है। पहले आता है स्थायी दायित्व। ऐसे दायित्व जो व्यापार में लंबे समय तक बने रहते हैं, जिनका भुगतान करना। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि दायित्व क्या है। दायित्व ऐसी एक जिम्मेदारी जिनका व्यापारी के लिए व्यापार में निरंतर बने रहने के लिए भुगतान करना अनिवार्य होता है, वो हमारे दायित्व कहलाते हैं। सबसे पहला आता है स्थायी दायित्व। वे दायित्व जिनका भुगतान लंबी अवधि तक
किया जाता है, लंबे समय के बाद किया जाता है, जो व्यापार की समाप्ति पर ही किया जाता है, जैसे लेन देन, बैंक लोन, कैपिटल आदि। चालू दायित्व व्यापार में जो निरंतर चलन में है, यानी कि बार बार परिवर्तित होता रहता है, यानी कि समय के अनुसार जैसे जैसे दायित्व हमारे जैसे जैसे व्यापार चल रहा है वैसे वैसे हमारे दायित्व परिवर्तित होते हैं, जैसे लेनदार, देय बिल आदि। संभावित दायित्व ऐसे दायित्व जिनकी संभावना बनी रहती है लेकिन भुगतान होना अथवा ना होना अनिवार्य नहीं होता, जिसका ज्ञान नहीं होता, वो सिर्फ एक संभावना बनी रहती है कि किसी विशेष घटना घटित होने पर ही उसका भुगतान किया जा सकता है, तो वो कहलाते हैं हमारे संभावित दायित्व। तो हमने अब तक पढ़ा संपत्ति और दायित्वों का वर्गीकरण। आज हम इसका अब हमने सीख लिया निर्माण खाते में क्या क्या लिखना है, व्यापार खाते में क्या क्या लिखना है, लाभानी खाते में क्या क्या लिखना है और आर्थिक चिट्ठे में क्या क्या लिखना है, यानी कि हम उनके प्रारूप के अनुसार उसमें किन किन पक्षों का लेखा करते हैं। लेकिन अभी हम एक बात और देखते हैं, आर्थिक चिट्ठे बनाने के दो तरीके होते हैं। आर्थिक चिट्ठा एक तो स्थिर क्रम में बनाया जाता है और एक तरल क्रम में बनाया जाता है। तरल क्रम में यानी कि तरलता के आधार पर संपत्तियों को लिखा जाता है और स्थिर क्रम में स्थिरता के आधार पर मीन्स जो चीज़ें लंबे समय तक जैसे बनी रहती हैं वो स्थिरता के आधार पर कहलाती है। तो बच्चों आज हमने उनके एग्जाम्पल के अनुसार उनको समझा। अब हम शुरुआत करते हैं व्यापार खाते की। आज हम सीखते हैं व्यापार खाता बनाना। व्यापार खाता बनाने के लिए हमें व्यापार से संबंधित कुछ लेखे दिए गए होंगे। जो भी पुस्तक हमारे हाथ में होगी हम उसी के अनुसार उसको कर सकते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट जिस भी वित्तीय वर्ष के लिए हम बना रहे हैं वो डेट हमें लिखनी अनिवार्य होती है एज ऑन 31 दिसंबर 2016। जो भी डेट में हम अंतिम खाते तैयार करते हैं वो डेट हमें लिखनी जरूरी होती है। जैसे कि हमने इसमें बताया, इसमें भी दो पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट, पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट। हमने सीखा, अभी हमने क्या सीखा था, जो भी खर्चा होगा वो डेबिट पक्ष में और जो भी इनकम होगी वो क्रेडिट पक्ष में। बस आपको क्या करना है, आपको उनको अलग अलग छांटना है। जैसे कि सबसे पहला लेखा दिया गया है प्रारंभिक रहतिया। प्रारंभिक रहतिया क्या होता है? प्रारंभिक रहतिया वर्ष के प्रारंभ में जो पिछले वर्ष का बचा हुआ जो माल होता है वो इस वर्ष के प्रारंभ में जब हम अपने खातों में दिखाते हैं तो उसे प्रारंभिक रहतिया के नाम से दिखाते हैं। उसे सबसे पहले दर्शाया जाता है ओपनिंग स्टॉक। अमाउंट लिखिए इसकी 9,292 रुपये। अगला आता है परचेज, खरीदा हुआ है माल तो खर्चा किया है, परचेज अकाउंट। परचेज है 34,500 रुपये। विक्रय वापसी यानी कि जो माल हमने खरीदा उसी माल को हमने माल वापस किया, या जो हमने बेचा, जो माल हमने बेचा, विक्रय वापसी होगा जो बेचा हुआ माल वापस आता है, और क्रय वापसी होता है जो खरीदा हुआ वापस किया जाता है। तो विक्रय वापसी को विक्रय में से माइनस किया जाता है और क्रय वापसी को क्रय में से माइनस किया जाता है। चूंकि विक्रय वापसी पहले दिया है तो उसको यहाँ माइनस पक्ष में सेल्स रिटर्न के नाम से लिख लेंगे। जो भी लेके जो भी हमें घटाना है जोड़ना है वो अंदर के पक्ष में करेंगे और जो नेट अमाउंट आएगी उसी को बाहर दिखाएंगे। सेल्स रिटर्न दी गई है 1500 रुपये। विक्रय वापसी के बाद है क्रय वापसी, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को हम परचेज में से माइनस करेंगे। हमने पहले परचेज को बाहर लिख दिया था, हमने ध्यान नहीं दिया, इसमें परचेज रिटर्न दिया है। परचेज रिटर्न यदि सवाल में है तो उसको पहले अंदर लिखेंगे
उसमें से परचेज रिटर्न की वैल्यू 500 रुपये दी गई है, माइनस करेंगे और कुल मिला के वैल्यू लिखेंगे 34,000 रुपये। इसके बाद अगला टॉपिक है सेल्स बाय सेल। सेल्स की वैल्यू है 49,000, अंदर ही लिखना है इसको भी 100 रुपये। इस 49,100 रुपये में से हमें माइनस करने होंगे 1,500 रुपये, बैलेंस बचता है 47,600 रुपये। तो सेल्स की वैल्यू आती है 47,600, परचेज की वैल्यू आती है 34,000 रुपये। इसके बाद अगला नाम है उत्पादन व्यय, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। इस सवाल में मैंने आपको ये बात पहले ही बता दी थी कि यदि निर्माण खाता नहीं बनाया जाता तो उससे संबंधित लेखे हम व्यापार खाते में कर सकते हैं। तो इसीलिए जो उत्पादन व्यय होगा उन्हें व्यय मानते हुए हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस उत्पादन व्यय 1,600 रुपये। आगत गाड़ी भाड़ा, आगत यानी कि आने से संबंधित, और कब माल आएगा जब हम खरीदेंगे। तो जो माल खरीदने के संबंध में खर्चा होगा वो हमें इसी में लिखना होगा। तो इसको लिखेंगे कैरेज इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब आगत, आने से संबंधित 800 रुपये। इसके बाद आता है वेजिस। वेजिस माल के परचेज से संबंध में दी जाती है, ये हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में आती है 600 रुपये। और सबसे अंत में दिया है अंतिम रहतिया, वर्ष के प्रारंभ में जो माल था उसे हमने शो किया ओपनिंग स्टॉक के नाम से। इसी प्रकार से वर्ष के अंत में जो माल बचा उसे हम शो करते हैं क्लोजिंग स्टॉक के नाम से, बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है 32,900। टोटल करते हैं, जो भी लेखे हमें सवाल में दिए गए थे वो लेखे हमारे पूर्ण होते हैं। और अब हम इसका टोटल करते हैं। 9 15 का 5 हाथ से लगा 1, 7 और 1 8 और 2 10 की हाथ से लगा 1, 4 3 7 और 1 8, 80,500। इधर का टोटल माइनस करेंगे, 8 और 2 10 की हाथ से लगा 1, 9 और 1 10 की हाथ से लगा 1, 2 और 1 3, 4 3 9 और 8 17, 17 और 6 23 और 2 25 का 5 हाथ से लगा 2, 9 और 2 11, 11 और 4 15 और 1 16 और 4 20 ऐसे लगे 2, 3 और 2 5, 5 और 3 8। हम देखते हैं कि इन दोनों टोटल में जो अंतर आता है वो आता है 34,208 रुपये। इधर का टोटल पहले करेंगे, इधर का टोटल आएगा 80,500 रुपये। फिर हम अलग से इधर का टोटल भी कर सकते हैं और इस ज़्यादा वाले टोटल में से इस अमाउंट को यानी कि इसके टोटल को जो कम वाला टोटल होगा माइनस करेंगे। माइनस करके जो अंतर आएगा उसको हम टू पक्ष में ही लिखेंगे, क्योंकि इनकम्स ज़्यादा हैं, एक्सपेंसिव कम। तो जो अंतर आया इधर के आने वाले अंतर को हम किस नाम से शो करेंगे? अभी बताया गया था आपको, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से इस अंतर को शो किया जाता है। इस तरह से सारे खर्चे हमने दिखाए, इनकम हमने दिखाई और हमारा ट्रेडिंग अकाउंट पूरा होता है।